हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन में जुड़ जाएंगे और अपने सभी दोस्तों तक आज के इस सेशन को शेयर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे एसएससी जीडी 2022 का जो आपका एग्ज़ाम जनवरी 2023 में होना है, तो उसके बेस्ट स्कोर के लिए हम आपके लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों का समावेश करके हर एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तैयार करके ला रहे हैं और साथ ही साथ में उसका एक विशेष विश्लेषण के साथ में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सभी दोस्त प्रतिदिन शाम को 8 बजे जुड़कर एसएससी जीडी की तैयारी करें बहुत ही बेहतर। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण जैसा होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण जैसा होना चाहिए, हौसला हमेशा सीमा पर खड़े जवान जैसा होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी सपना है देश में एक सेना, एक सूरवीर की तरह फौज में जाने का आपका भी सपना है, तो आप फटाफट से इस सेशन को लाइक और शेयर करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जिन्होंने एसएससी जीडी में फॉर्म डाल रखा है, जिससे उन सभी दोस्तों को हमारी आज की क्लास का बेनिफिट हो सके। दोस्तों, तो फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है, इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मोगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या फिर भारत? तो दोस्तों, अगर बात करी जाएगी मोगियापत्तन की, तो मोगियापत्तन किस देश में स्थित है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश में दोस्तों मोगियापत्तन स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बात जब आती है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या राजधानी है? राजधानी है ढाका। और इसकी मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? तो इसकी मुद्रा है टका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और ढाका से बनता है टाका, तो टाका नहीं टका याद रखेंगे। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। दोस्तों, इसकी संसद का नाम क्या है? तो इसकी संसद का नाम है जातीय संसद। इसकी संसद का क्या नाम है? इसकी संसद का नाम है जातीय संसद। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह कब आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश की अगर बात की जाएगी तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो दोस्तों, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। बाद में दोस्तों 26 मार्च 1971 को यह आज़ाद हो गया। 26 मार्च 1971 को आज़ाद होकर दोस्तों यह बांग्लादेश बन गया और इसके आज़ादी में सर्वाधिक भूमिका देने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों, बांग्लादेश के संस्थापक किसे माना जाता है? बांग्लादेश की अगर बात की जाएगी तो इसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, बांग्लादेश का संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है। किसे? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान नाम याद रखेंगे दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान इनका नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान। अगर दोस्तों बात करी जाएगी बांग्लादेश की, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। बांग्लादेश की अगर बात की जाएगी तो बांग्लादेश की भाषा क्या है? तो भाषा की अगर बात की जाएगी तो बांग्लादेश में दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। कौन सी भाषा? बंगाली। बांग्लादेश का दोस्तों खेल कौन सा है? तो बांग्लादेश का कौन सा खेल है दोस्तों? बांग्लादेश का खेल है कबड्डी। कबड्डी दोस्तों, कबड्डी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की जो प्रसिद्ध नदी है उसका क्या नाम है? तो बांग्लादेश की प्रसिद्ध नदी का नाम है सुरमा। क्या नाम है? सुरमा नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध नदी का नाम है सुरमा।
तो दोस्तों इस तरीके से बांग्लादेश के बारे में हमने सारी जानकारी प्राप्त की है और इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का हम बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। अगला दोस्तों अगर बात करी जाएगी इसमें, इसका एकदम करेक्ट आंसर है श्रीलंका, सॉरी दोस्तों बांग्लादेश है, लेकिन श्रीलंका की अगर बात की जाएगी, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी दोस्तों श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। क्या है? यहाँ पर इनकी राजधानी हम लिखे दे रहे हैं जिससे आपको याद रहे, श्री जयवर्धनपुरी, श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे, कोट्टे इसकी राजधानी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की मैंने आपको बताया, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। भूटान की राजधानी की अगर बात की जाएगी तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या राजधानी है? थिम्पू। और भारत की राजधानी तो आपको पता ही है, भारत की राजधानी दिल्ली। अगर बात की जाएगी दोस्तों मुद्रा की, तो श्रीलंका की मुद्रा क्या है दोस्तों? श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा है टक्का। क्या है? टक्का। और अगर बात करी जाएगी दोस्तों भूटान की राजधानी है थिम्पू और इसकी मुद्रा क्या है? तो नगुल्टम इसकी मुद्रा है, नगुल्टम दोस्तों इसकी मुद्रा है। अगर बात की जाएगी भारत की, तो भारत की मुद्रा है रुपया, रुपया। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करने वाले हैं एसएससी जीडी के हमारे साथ। एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसमें पानी तथा विभिन्न अपचय कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? वृक्क, त्वचा, प्लीहा या फिर लाल ग्रंथि। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न उपचय या फिर कैटाबॉलिक है और अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है वृक्क। दोस्तों वृक्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। और दोस्तों आजकल तो किडनी का यूज आईफोन जो है 14 प्रो को लेने में लोग कर रहे हैं। ठीक है, आईफोन 14 प्रो को लेने में दोस्तों किडनियां बेच रहे हैं, ऐसा हमें खबर लगी है। तो आप लोग बताएंगे क्या ये बात सही है या फिर गलत है? तो दोस्तों वृक्क की अगर बात करी जाएगी तो वृक्क जो है विभिन्न अपचय तथा पानी, वसा का उत्सर्जन करता है। साथ ही साथ दोस्तों यह रक्त की अशुद्धियों को निक्षान कर बाहर निकालता है। इसका कार्य क्या है वृक्क का? तो इसका वक्र का कार्य है दोस्तों रक्त की अशुद्धियों को बाहर करना। दोस्तों रक्त की अशुद्धियों को निकालना इसका कार्य है। तो दोस्तों वक्र किडनी क्या करता है? रक्त की अशुद्धियों को छानकर बाहर निकालता है और साथ ही साथ में दोस्तों ये क्या करता है? साथ ही साथ में वक्र जो है दोस्तों शरीर में जल, शर्करा तथा शरीरोपयोगी जो तत्व हैं उनमें समानुपात बनाए रखता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहेंगे। वन आच्छादन के कम होने का कारण है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? सभी दोस्त एक बार सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कृषि, निर्माण उद्योग, बढ़ती हुई आबादी या फिर पर्यटन और तीर्थ यात्रा। तो दोस्तों वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है? तो दोस्तों वन का आच्छादन जो है, घनत्व जो है किस तरीके से कम हो रहा है? बढ़ती हुई आबादी के कारण कम हो रहा है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बढ़ती हुई आबादी इसका मुख्य कारण है वन आच्छादन के कम होने का। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? सही आंसर जो है आप लोग बताते रहेंगे कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को माना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक बार पुनः हम इस प्रश्न को रिपीट करते हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को माना जाता है? सूत्रकणिका, गाल्जी काय, लाइसोसोम,
या फिर ग्लाइऑक्सीसोम? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो यह किसी कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहे हैं इसके ऑप्शन है सूत्रकणिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम तथा ग्लाइऑक्सीसोम। ये सभी दोस्तों किस में पाए जाते हैं? तो ये सभी दोस्तों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और साथ ही साथ में कोशिका के अंतर्गत आने वाले जितने सारे एलिमेंट्स हैं या फिर जो जो कुछ भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करी जाएगी, आपका पहला प्रश्न था सूत्रकणिका। तो दोस्तों सूत्रकणिका इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोस्तों सूत्रकणिका इसको इंग्लिश में, इसका जो है इंग्लिश का नाम जो है सर्वाधिक प्रचलित नाम है। इंग्लिश का नाम ही दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित नाम है। इंग्लिश में दोस्तों इसे क्या कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों इसको कहा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करी जाएगी तो इसकी खोज दोस्तों किसने की है? कई बार एग्जाम में पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। किसने? अल्टमैन ने दोस्तों 1886 में किसकी खोज की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों ऊर्जा का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा का निर्माण दोस्तों किस रूप में होता है? तो ऊर्जा का निर्माण जो है, ऊर्जा का निर्माण जो है एटीपी के द्वारा होता है। किसके रूप में संचित होता है? ऊर्जा का निर्माण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में ऊर्जा का जो है जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किस अणुओं में संचित होती है? तो ऊर्जा जो है एटीपी अणुओं में संचित होती है। किस अणुओं में? एटीपी अणुओं में संचित होती है। दोस्तों अगर बात करी जाएगी एटीपी की, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहेंगे अपने सभी दोस्तों तक। अगर बात की जाएगी दोस्तों एटीपी की, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? याद रखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह एटीपी के अणुओं में संचित होती है। और एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी जो है इंसान तथा जानवरों की कोशिकाओं में तथा पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर बात की जाएगी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस, ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल ऊर्जा का घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी हमने आपको बताई। अगला जो दोस्तों आपका ऑप्शन था, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला दोस्तों आपका ऑप्शन था गाल्जी काय। तो दोस्तों गाल्जी काय के बारे में आप क्या जानते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गाल्जी काय की अगर बात करी जाएगी तो ध्यान से देखेंगे। गाल्जी काय दोस्तों कोशिकाओं के कोशिकांगों के समीप में थैलीनुमा कोशिकांग पाए जाते हैं, इन्हें गोल्जी काय कहते हैं। और गाल्जी काय को दोस्तों गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो गोल्जी काय दोस्तों कोशिकाओं के समीप में कुछ थैलीनुमा कोशिकांग होते हैं, उन्हें गोल्जी काय कहते हैं। और इसकी खोज किसने की है? गाल्जी काय की खोज अगर पूछा जाए आपसे तो गाल्जी काय की खोज किसने की है? तो गाल्जी काय की खोज दोस्तों कैमिलो गोल्जी ने की है। किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों क्या है? ध्यान से देखेंगे। अगला है लाइसोसोम। अगर बात की जाएगी लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम दोस्तों इसका काम है अंतःकोशिकीय जो पाचन है, पाचन करना इसका काम है। क्या काम है? अंतःकोशिकीय पाचन करना।
अंतःकोशिकीय पाचन इसका मुख्य कार्य है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अंतःकोशिकीय पाचन इसका मुख्य कार्य है। साथ ही साथ में लाइसोसोम की अगर बात करी जाएगी तो यह एक तरीके का इसे पाचन एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन एंजाइम दोस्तों कहते हैं। और साथ ही साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसोसोम को दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका में आत्मघाती की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों लाइसोसोम एक तरीके के पाचन एंजाइम होते हैं और जब कोशिका नष्ट हो जाती है तो लाइसोसोम दोस्तों फट जाते हैं। क्या होता है? जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा जो एंजाइम होते हैं वो उसी कोशिका को ही पचा लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा गया है, आत्मघाती की थैली कहा गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम के लिए। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ में बहुत ही जो जितना आपके लिए यूनिक कंटेंट है उतना सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। निम्न में से कौन मलेरिया को पैदा करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कीट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। तो दोस्तों मलेरिया की अगर बात की जाएगी तो मलेरिया को कौन पैदा करता है? मलेरिया की अगर बात की जाएगी तो मलेरिया किससे होता है दोस्तों? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवियों के द्वारा फैलने वाला रोग है। प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है, जो कि संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। किसके काटने से? संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। साथ ही साथ दोस्तों यह प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलने वाला रोग है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट आंसर है प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, ऑप्शन सी है कठोर इस्पात, ऑप्शन डी है नर्म लोहा। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नम लोहा। ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? नम लोहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। आगे आपके ऑप्शन है, तो इस तरीके से कौन सा पूर्ण करेगा? ध्यान से देखेंगे। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन ए है सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी बराबर होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या की अगर बात करी जाएगी तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। आगे आपको इसमें पूर्ण करना है, तो यहां पर एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऊर्जा का शून्य से अधिक कोई मूल्य हो सकता है, या फिर कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी है सदा धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी धनात्मक नहीं हो सकती। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। क्षैतिज मांग वक्र होता है। तो दोस्तों क्षैतिज मांग वक्र क्या होता है? अपेक्षाकृत लोचदार, पूर्ण बेलोच, या फिर पूर्ण लोचदार, या फिर एकक लोच वाला। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी क्षैतिज मार्ग वक्र की, तो क्षैतिज मार्ग वक्र कैसा होता है दोस्तों? तो एकक लोच वाला होता है। ध्यान रखेंगे कैसा होता है? एकक लोच वाला होता है। अगर बात की जाएगी दोस्तों क्षैतिज मार्ग वक्र की, तो यह लोचकदार जो है
एकक लोचदार वाला जो है वक्र होता है, और साथ ही साथ में यह एक सीधी क्षैतिज रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। किसी उत्पाद में बाजार में मांग हो रही है और यह किस कीमत से जुड़ी होती है, क्षैतिज मांग वक्र इसे दर्शाता है। किसी उत्पाद के बाजार में मांग और साथ ही साथ इसकी कीमत का जो है जो ग्राफ है इसके द्वारा दर्शाया जाता है क्षैतिज मांग वक्र के द्वारा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? तो कौन सा रोग निम्नलिखित में से नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग के द्वारा होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मिनी माता, अस्थिसुस्थिरता, या फिर ब्लू बेबी, या फिर एस्बेटोसिस। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग के द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अस्थिर सुसूरिता इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यह नाइट्रेट के संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग के द्वारा होता है। मिनी माता रोग की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर ये कुछ रोग हैं, इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर बात करी जाएगी अस्थिर सुस्थिरता, यह नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग के द्वारा होती है। ये आपके ऑप्शन है मिनी माता, ब्लू बेबी तथा एस्बेटोसिस। तो ये रोग किसके द्वारा होते हैं, इनको समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी मिनी माता रोग, तो मिनी माता रोग को दोस्तों चिकन पॉक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसे? मिनी माता कहते हैं दोस्तों। तो मिनी माता की अगर बात की जाएगी तो ये आपका चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है। और ये किसके विषाक्तता के द्वारा फैलता है? तो दोस्तों ये मिथाइल मरकरी के विषाक्तता से फैलता है। मिथाइल मरकरी के विषाक्तता से फैलता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों गंभीर पारा के विषाक्तता से फैलता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों आपका ऑप्शन था ब्लू बेबी। तो ब्लू बेबी किसके द्वारा फैलता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। अगर बात की जाएगी ब्लू बेबी, दोस्तों बात करी जाएगी ब्लू बेबी की, तो ब्लू बेबी किसके कारण होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ब्लू बेबी रोग हो जाता है। और किसकी विषाक्तता के कारण दोस्तों? नाइट्रेट की विषाक्तता के कारण दोस्तों यह रोग होता है, जिसके कारण जो है शरीर कैसा हो जाता है दोस्तों? जिसके कारण स्किन का रंग नीला हो जाता है। जिसके कारण स्किन का रंग कैसा हो जाता है? स्किन का रंग दोस्तों नीला हो जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी ब्लू बेबी, तो दोस्तों ब्लू बेबी जब नाइट्रेट की विषाक्तता हो जाती है तो दोस्तों उसके कारण खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है? रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे शरीर का रंग क्या हो जाता है? शरीर का रंग, स्किन का कलर जो है नीला पड़ जाता है। अगला दोस्तों जो ऑप्शन था वह था एस्बेस्टोसिस। दोस्तों एस्बेस्टोसिस रोग जो है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एस्बेस्टोसिस जो रोग है ये अब्रक के अधिक प्रयोग करने से होता है। किसके अधिक प्रयोग करने से होता है? अब्रक युक्त उत्पादों के अधिक प्रयोग से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। और दोस्तों यह बीमारी उनको होती है जो या तो अब्रक के उत्पादन का काम करते हैं और या फिर इसका उपयोग करते हैं। इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? फेफड़े की व्यावसायिक बीमारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या दिया गया है? फेफड़ों की व्यावसायिक बीमारी। फेफड़ों की व्यावसायिक बीमारी किसे कहते हैं? तो दोस्तों फेफड़ों की व्यावसायिक बीमारी एस्बेस्टोसिस को कहा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फेफड़ों की व्यावसायिक बीमारी।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, सूखा रोग या फिर ये सभी? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। विटामिन डी की अगर बात करी जाएगी तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, रतौंधी किसकी कमी से होता है? ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका नाम होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों स्कर्वी की अगर बात करी जाएगी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग विटामिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। विटामिन दोस्तों, विटामिन की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छापेंगे, विटामिन की खोज किसने की है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विटामिन की बात की जाएगी दोस्तों तो विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। दोस्तों विटामिन दो भागों में टूटा है। एक तो वीटा, दोस्तों वीटा का अर्थ क्या होता है? दोस्तों वीटा का अर्थ होता है लाइफ। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वीटा का अर्थ क्या होता है? तो वीटा का अर्थ होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दोस्तों हम लोग देख रहे हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो सभी दोस्त थोड़ा ध्यान से देखेंगे। विटामिन, विटामिन दोस्तों विटामिन में वीटा का अर्थ होता है, हमने आपको बताया लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें वीटा का अर्थ क्या होता है? वीटा का अर्थ होता है दोस्तों लाइफ। और साथ ही साथ दोस्तों एमाइन, एमाइन का अर्थ क्या होता है? एमाइन का अर्थ होता है आवश्यक। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है जीवन के लिए आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक इसका अर्थ होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर बात करी जाएगी विटामिन की तो वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनके शरीर में हमारे बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ में सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर के समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं और इनकी कमी से बहुत सारे रोग आ जाते हैं। दोस्तों अगर बात की जाएगी विटामिन की खोज की, दोस्तों विटामिन की खोज की अगर बात करी जाएगी तो विटामिन की खोज किसने की? ल्यूनिन ने तथा हॉपकिंस ने। अगर बात की जाएगी ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज 1881 में की एवं हॉपकिंस ने दोस्तों विटामिन की खोज कब की? हॉपकिंस ने 1912 में इसकी खोज की, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी विटामिन नाम किसने दिया तो विटामिन नाम की अगर बात की जाएगी तो इसका नाम फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? फंक ने दिया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी के अंतर्गत विटामिन के अध्ययन किया जाता है और जो विटामिन है इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है इनके घुलनशीलता के आधार पर। एक तो आपके वसा में घुलनशील विटामिन और एक आपके जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है और साथ ही साथ में जल में घुलनशील विटामिन कौन है, इनको हम लोग देखते हैं। तो वसा में दोस्तों घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, ए डी ई के, ये दोस्तों वसा में घुलनशील हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी, बी और सी, बी और सी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बी और सी दोस्तों जल में घुलनशील हैं, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास, नाटक या फिर नृत्य? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है
किस क्षेत्र में दिया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों कुछ प्रमुख पुरस्कार तथा वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं हम लोग देखने वाले हैं फटाफट से। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपका पुरस्कार है उसका नाम क्या है, ग्रैमी पुरस्कार। दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ग्रैमी पुरस्कार जो है किस से संबंधित है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है, एक बार बताएंगे सभी दोस्त। ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ग्रैमी पुरस्कार की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। ग्रैमी की बात करी जाएगी दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड। तो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है, ग्रैमी अवार्ड दोस्तों संगीत जगत से संबंधित है। किससे संबंधित है, संगीत जगत से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नाम लिख रहे हैं। कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है, तो कलिंग पुरस्कार दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है टाइलर, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित है। तो टाइलर पुरस्कार की अगर बात करी जाएगी, तो टाइलर पुरस्कार दोस्तों पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है सरस्वती सम्मान, दोस्तों आपका यहाँ पर सम्मान लिखे दे रहे हैं दोस्तों, सरस्वती सम्मान, और साथ ही साथ दोस्तों व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये साहित्य से संबंधित पुरस्कार हैं। किससे, साहित्य से संबंधित पुरस्कार हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है भारत रत्न सम्मान, तो भारत रत्न किस लिए दिया जाता है, तो दोस्तों भारत रत्न की अगर बात की जाएगी, तो भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान तथा विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया किसके लिए दिया जाता है, कला साहित्य विज्ञान तथा विशिष्ट सेवा के लिए जो है भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा ग्रैमी संगीत के लिए दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के लिए दिया जाता है, टाइलर पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित है, सरस्वती सम्मान व्यास सम्मान तथा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किससे संबंधित है, साहित्य से, भारत रत्न सम्मान कला साहित्य तथा विज्ञान से संबंधित है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है वाचस्पति सम्मान, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे वाचस्पति सम्मान किससे संबंधित है। तो दोस्तों वाचस्पति सम्मान जो है संस्कृत साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य से कौन सा संबंधित है, तो दोस्तों संस्कृत साहित्य से वाचस्पति सम्मान जो है संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है बुकर पुरस्कार, तो दोस्तों बुकर पुरस्कार की अगर बात की जाएगी, तो बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, अंग्रेजी साहित्य से कौन सा संबंधित है, तो अंग्रेजी साहित्य से दोस्तों बुकर सम्मान संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप देंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है। और साथ ही साथ में आपसे पूछा जाता है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद और अर्जुन ये दोनों पुरस्कार जो है खेल से संबंधित है। किससे, खेल जगत से संबंधित है। और आपका एक सम्मान है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह सम्मान खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को। खेल प्रशिक्षकों को यह सम्मान दिया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, खेल प्रशिक्षकों से संबंधित है। अगला दोस्तों है धनवंतरी, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे धनवंतरी पुरस्कार किससे संबंधित है। धनवंतरी, तो धनवंतरी पुरस्कार जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये चिकित्सा जगत से संबंधित पुरस्कार है धनवंतरी। अगर आपसे पूछा जाता है बोरलॉग सम्मान, तो दोस्तों बोरलॉग सम्मान अगर पूछा जाए, तो बोरलॉग सम्मान जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बोरलॉग सम्मान किससे संबंधित है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे। सेशन में मजा आ रहा नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार सभी लोग लाइक शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। संविधान की व्याख्या कौन करता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। संविधान की व्याख्या कौन करता है, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है न्यायपालिका। संविधान की व्याख्या कौन करता है, न्यायपालिका। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या फिर लोक उपक्रम समिति। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों संसद के किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है प्राक्कलन समिति। दोस्तों प्राक्कलन समिति में एक तरीके की वित्तीय समिति है। दोस्तों वित्तीय समिति में दोस्तों कितनी समितियां आती हैं, 3 समितियां आती हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। यहाँ पर दोस्तों ये जो तीनों समितियां दी हुई हैं, ये तीनों समितियां क्या हैं दोस्तों, वित्तीय समितियां हैं। और जो वित्तीय समिति दोस्तों होती है, वित्तीय समिति की अगर बात करी जाएगी तो ये आपका संसद की समिति में ये दोस्तों स्थायी समिति है। क्या है, स्थायी समिति है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। संसद में दोस्तों स्थायी समिति कौन सी होती है, तो दोस्तों संसद में स्थायी समिति जो है वित्तीय समिति होती है। वित्तीय समिति के अंतर्गत 3 प्रमुख समितियां हैं। कौन कौन सी हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ये वित्तीय समिति के अंतर्गत आती हैं, वित्तीय समिति के। और इसके अंतर्गत जो है दोस्तों स्थायी समिति के अंतर्गत वित्तीय समिति आती हैं, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति और सेवा समिति आती हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी संसद में समितियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों संसदीय समितियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों संसदीय समितियां, तो दोस्तों संसद में समिति का वर्णन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो आर्टिकल 118 के द्वारा इनका वर्णन किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 118 के द्वारा संसदीय समितियों का वर्णन किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर बात की जाएगी दोस्तों प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और प्राक्कलन समिति दोस्तों सबसे बड़ी स्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति दोस्तों अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर इसमें लिख लेंगे आप लोग अभी तक जो जानकारी है, तो इसके अनुसार हम लोग लिखेंगे सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है, तो सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है, तो सबसे बड़ी स्थायी समिति जो है प्राक्कलन समिति है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्राक्कलन समिति दोस्तों इसमें कोई राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है, मंत्रिमंडल सदस्य नहीं हो सकता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बजट के बाद यह लाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह जो है आय व्यय को जो ऊपरी व्यय होता है उसको रोकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? ऑप्शन ए है औद्योगिक उत्पाद, बी है कृषि उत्पाद, ऑप्शन सी है भेषज उत्पाद और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कृषि उत्पाद। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कृषि उत्पाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है, तो निम्न में से कौन उत्पादन और फलन का संबंध स्थापित करता है? लागत का उत्पादन के साथ, ऑप्शन बी है लागत का निवेश के साथ, निवेश का उत्पादन के साथ, ऑप्शन डी है मजदूरी स्तर का लाभ के साथ। तो उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है निवेश का उत्पादन के साथ। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सभी दोस्त जरूर ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत
संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया है। तो यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया है जॉन रॉबिन्सन द्वारा, एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा, जॉन वेट्स क्लार्क के द्वारा, या फिर जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा, एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा अमेरिका में प्रतिपादित किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक बार सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है, गेहूं, जौ, रैपसीड या फिर जूट। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है जूट। क्या है, जूट। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रबी दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो रबी दोस्तों किस माह में स्टार्ट होता है, तो रबी की फसलें जो होती है जाड़े की फसलें होती हैं और इनकी बुआई कब होती है, तो नवंबर से दोस्तों, नवंबर में दोस्तों इनकी बुआई होती है। नवंबर माह में क्या होती है, बुआई इनकी होती है। और कटाई किस माह में होती है, तो मार्च माह में दोस्तों इनकी कटाई होती है। नवंबर से मार्च माह का जो क्रम है इसे रबी की फसल कहा जाता है। मार्च में दोस्तों इनकी क्या होती है, कटाई होती है। तो दोस्तों रबी की फसलों का एक हम ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ही शानदार है। तो आप सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो रबी की फसलों को किस तरीके से याद करेंगे, इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग इसे याद करेंगे। रबी की फसलें, तो रबी की फसलें, तो रबी की फसलों को याद करने की ट्रिक है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। तो रबी की फसलें, इसका ट्रिक है रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। ट्रिक है, ध्यान से देखेंगे। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, सच्चे गम में डूबा। तो ये बस इतना याद रखेंगे, आपको याद हो जाएंगी रबी की सारी फसलें। तो एक बार लाइक जरूर करेंगे अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया। इसी तरीके से शानदार ट्रिक के माध्यम से सीखते रहेंगे। तो रबी मतलब रबी की फसलें। अब यहां से हम लोग देखते हैं रबी की कौन कौन से फसलें। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, एक बार और कहेंगे, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में। आ से दोस्तों बनता है आलू, आ से बनता है दोस्तों आलू, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रा से बनता है राई, रा से राई। जू से बनता है दोस्तों जौ, जू से क्या बनता है, जौ। उसके बाद के दोस्तों आपका साइलेंट है तो इसको गोला कर लेंगे जो साइलेंट है। उसके बाद सा से दोस्तों बनता है सरसों, ध्यान रखेंगे। सा से क्या बनता है, सरसों। अगर बात की जाएगी चा से, तो चा से दोस्तों बनता है चना। और एक चा से बनता है जो चे है, इससे बनता है चना। तो चा से बनता है चना, यही ध्यान रखेंगे। तो चा से क्या बनता है, तो चा से सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चा से क्या बनता है, तो चा से बनता है चना। अगला दोस्तों अगर बात करी जाएगी, चा से बनता है चना। चा से बनता है चना। और अगर बात करी जाएगी, ध्यान से देखेंगे, गम, तो गम में गा से बनता है गेहूं, गा से क्या बनता है, गेहूं। और अगर बात करी जाएगी गा से बनता है गेहूं। माँ से दोस्तों बनता है मटर, माँ से बनता है मटर। और में से बनता है दोस्तों मसूर, क्या बनता है, मसूर। तो इन्हें याद कर लेंगे। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, तो रबी के और डूबा ये साइलेंट है। आ से बनता आलू, रा से राई, जू से जौ, सा से सरसों, चे से दोस्तों चना।
और गा से गेहूं, माँ से मटर और में से मसूर। तो दोस्तों इस तरीके से रबी की फसलों को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नवंबर से मार्च माह के मध्य जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रबी की फसलें कहते हैं। खरीफ की फसलें दोस्तों डायरेक्टली हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। खरीफ की फसलें दोस्तों वर्षा ऋतु की फसलें जो होती हैं उन्हें खरीफ की फसलें कहा जाता है। उसके अंतर्गत दोस्तों खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू जो है इनका जो है बुआई की जाती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और धान की बुआई होती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में स्थलाकृति मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बताता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों भारत नहीं होगा, यहाँ पर भारत होगा दोस्तों। भारत में स्थलाकृति है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत दोस्तों, भारत में स्थलाकृति मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बताता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, या फिर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, या फिर भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बताता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वैदिक आचार्य पशुचारी लोग थे, या इस तथ्य से पुष्टि होती है? तो कौन सा तथ्य है जिससे पुष्ट होती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते हैं। पुरोहित को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन। या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ऋग्वैदिक आचार्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य की पुष्टि किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों इस तथ्य की पुष्टि जो है उपरोक्त सभी से होती है, क्योंकि ऋग्वैदिक में गाय के अनेक संदर्भ है, साथ ही साथ में अधिकांश युद्ध गाय के लिए होते थे, और पुरोहित को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन। तो इसमें उपरोक्त सभी आपका एग्जैक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों बात करी जाएगी ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे, ऋग्वैदिक काल को। ऋग्वैदिक काल दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की अगर बात करी जाएगी तो ऋग्वैदिक काल दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? वैदिक काल के अंतर्गत दोस्तों आता है। वैदिक काल का जो समय काल सीमा थी वह 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक थी। ध्यान रखेंगे 1500 से 600 बीसी तक। लेकिन ऋग्वैदिक काल जिसे पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना गया, इसका समय सीमा जो थी ये 1500 से 1000 बीसी तक क्या चला दोस्तों? 1500 से 1000 बीसी तक आपका ऋग्वैदिक काल चला। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल चला। और ऋग्वैदिक काल का एकमात्र स्रोत कौन सा था दोस्तों? एकमात्र साहित्यिक स्रोत कौन सा था? ऋग्वेद। कौन सा था? ऋग्वेद एकमात्र साहित्यिक स्रोत था दोस्तों। अगर बात करी जाएगी ऋग्वेद की, अगर बात करी जाएगी ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल थे? तो दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल और 10-28 सूक्त थे। कितने? 10 मंडल और लगभग 10-28 दोस्तों सूक्त थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद का दोस्तों 10 मंडल में दोस्तों अगर बात करी जाएगी, तीसरा जो मंडल है, तीसरा मंडल, तो दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। साथ ही साथ में दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसके अंतर्गत दोस्तों मनुष्य के 4 वर्ण में विभाजित किया गया है। मनुष्य को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। तो 10वें दोस्तों मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य के 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। दोस्तों ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध का वर्णन है। किस युद्ध का वर्णन है? अगर आपसे पूछा जाता है दशराग्य युद्ध का वर्णन किस
वेद में है दोस्तों। तो दशराग युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में दोस्तों दशराग युद्ध हुआ, यह परुशड़ी नदी के किनारे हुआ था। राजा सुदास तथा 10 शासकों के मध्य हुआ था। इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। और 10 शासकों के जो तरफ से कौन थे दोस्तों, 10 शासकों के जो लीडर थे वो विश्वामित्र जी थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा बस यही तक था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को करें और बेहतर। और एसएससी जीडी में पूर्णतया सिलेक्शन पाने के लिए हमारे प्रैक्टिस सेट के सीरीज से जरूर जुड़े। अन्य विषय के अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, जैसे कि रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई या फिर मैथ हो गई, तो अगर उसके प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों बताएंगे कि आज का सेशन कैसा रहा। आप सभी लोगों को वाकई में अगर अच्छे तरीके से सीखने को मिल रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों, लास्ट में बस वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।